बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। क्लास हमारी है फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास। हम इसका चैप्टर 3 पढ़ेंगे। हमारा इस चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ लोकेशन। ये हमारी जो बुक है ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है और इसका हम पेज 47, 48, 49 और 50 पढ़ेंगे। आप ये इस बुक का कंटेंट देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ लोकेशन, पेज 47 से। हम इसका स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। हमारा टॉपिक है 3.1। The diagrammatic representation of a set of data can give us some impression about its distribution। कि जब हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं डाटा को तो हमें उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ पता चल जाता है, उसका इम्प्रेशन कुछ हमें मिल जाता है। इवन देन देयर रिमेन्स अ नीड फॉर अ सिंगल क्वांटिटेटिव मेजर विच कुड बी यूज टू इंडिकेट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बावजूद भी एक ज़रूरत रहती है कि एक सिंगल क्वांटिटेटिव यानी मिकदारी हमें मेजर मिल जाए, पैमाइश मिल जाए, जो हमें इंडिकेट करे यानी बताए, इशारा करे कि इसकी तरफ सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के उसके वस्त की तरफ हमें निशानदही करे। द मेजर्स कॉमनली यूज फॉर दिस पर्पस आर मीन, मीडियन एंड मॉड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आर आल्सो समटाइम्स यूज। इसका एक मकसद के लिए हम मीन, मीडियन और मॉड को यूज़ करते हैं और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी बाज़ दफ़ा इस्तेमाल होते हैं। दीज मेजर्स आर सिंगल वैल्यूज़ which represent the data, which represent the given data and are known as averages और measure of location और measures of central tendency। यानी ये जो हम measures लेंगे सिंगल measures हैं, इनको averages भी कहते हैं, measures of location भी कहते हैं और measures of central tendency भी कहते हैं। यानी मरकज़ी रुझान की पैमाइश के ये हैं तरीके। The name measures of location arises as these measures give an indication where to locate a distribution। कि ये measure of location इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये हमें बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लोकेट होती है, यानी हम उसे कहाँ पे देखते हैं कि किस पोजीशन पे वो है। द डिसीजन एज टू विच measure is to be used depends upon the particular situation under consideration। कि ये जो डिफरेंट मेजर्स हमने देखे हैं, मीन, मीडियन, मॉड है, ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है, ये हम किस तरह सेलेक्ट करेंगे, इनका फैसला कि कौन सा यूज़ करना है, ये हमारा किस चीज़ पर बेस करता है कि किस सिचुएशन में हमने इनको इस्तेमाल करना है। उन ख़ास सिचुएशंस के मुताबिक हम इनको यूज़ करेंगे। वो सिचुएशंस आगे बताई जाएंगी। अब सबसे पहले हम बता रहे हैं कि एक अच्छी एवरेज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ताकि हम हर एवरेज जो पढ़ेंगे उसको इसके मुताबिक हम कंपेयर कर लेंगे। नंबर 1, इट इज़ वेल डिफाइंड, कि उसको अच्छे से डिफ़ाइन कर दिया जाए, क्लियरली बता दिया जाए। नंबर 2, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, उसको कैलकुलेट करना आसान हो। नंबर 3, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, उसको समझना आसान हो। नंबर 4, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज़, कि जो भी वैल्यूज़ हैं ये ऑब्जर्वेशन हैं, उन सब के ऊपर इसको बेस करना चाहिए, यानी उन सब को शामिल करके इसे कैलकुलेट करना चाहिए। नंबर 5, इट इज़ कैपेबल ऑफ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, कि ये इस चीज़ की अहल हो कि इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हो सके। ये आगे हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि इसका मकसद क्या है। कि ऐसे ही अगर किसी कुछ ग्रुप्स की ये प्रॉपर्टी मेजर ले लिया जाए तो उन मेजर से दोबारा यही मेजर इकट्ठे ग्रुप के लिए ले लिया जाए। कैपेबल ऑफ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट या मैंडेबल ऑफ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इसको कहा जाता है। द इम्पॉर्टेंट टाइप्स हमारी जो हैं अभी हम ऊपर भी दे चुके हैं, हम इनको दोबारा डिफ़ाइन करते हैं कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ एवरेजेस हैं। तो एवरेजेस की जो टाइप्स हैं दे आर 5। नंबर 1 इज़ अरिथमेटिक मीन, और अरिथमेटिक मीन ही से रिलेटेड हो जाएगा वेटेड मीन। नंबर 2 ज्योमेट्रिक मीन। नंबर 3 हार्मोनिक मीन। नंबर 4 मीडियन एंड नंबर 5 मॉड।
अब हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन और वेटेड मीन हमारी क्या है। सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन को देखते हैं। अरिथमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप ऑल द ऑब्जर्वेशंस एंड डिवाइडिंग द सम बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कि जितनी आपको ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं उन सबको जमा कर लें। एडिंग अप मीन उनको जमा कर लें एंड डिवाइडिंग द सम का मतलब है मजमुआ। उनका जो आंसर निकले जमा करने से मजमुआ निकले उसको ऑब्जर्वेशंस की तादाद पे तकसीम कर दें। यानी अगर आपकी ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं और वो 7 हैं तो 7 ऑब्जर्वेशंस को पहले जमा करें और उसको फिर 7 पे तकसीम कर दें, डिवाइड बाय 7। The Greek letter mu is used as a symbol for the population mean। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वो पूरा ग्रुप जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उसको पॉपुलेशन कहते हैं और उसका एक जो पार्ट होता है उसको हम सैम्पल कहते हैं। अब अगर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें से जब हम अरिथमेटिक मीन लेंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यूनानी लेटर म्यू से। ये सिंबल आप म्यू देख रहे हैं, यूनानी लेटर है। नेक्स्ट हम पेज लेते हैं। द पॉपुलेशन मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस। अब जो पॉपुलेशन का साइज़ होता है, जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होती हैं उसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑब्जर्वेशन को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑब्जर्वेशन के जो फुट पे हम लिखते हैं उसका नंबर होता है तो y1 y2 अप टिल y कैपिटल N। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं। इनका जो मीन होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, आप देख रहे हैं कि म्यू से रिप्रेजेंट हो रहा है और ये किसके बराबर है, इन तमाम y वैल्यूज़ को जो n वैल्यूज़ हैं y1 प्लस y2 प्लस सो ऑन करते हैं प्लस yn। जब भी हम सो ऑन करते हैं तो सो ऑन के स्टार्ट में भी आप सिंबल लिखते हैं जो भी आप कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं। और जब सो ऑन एंड होता है तो तब भी आप उस सिंबल को ज़रूर लिखते हैं। तो सो ऑन के स्टार्ट में और एंड में सिंबल होना चाहिए जो भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं। और जब आपने इसको जमा कर दिया है तो आप देख रहे हैं कि बाहर इसको 1/n यानी कि n से डिवाइड कर रहे हैं। जब भी आप समेशन करते हैं तो आपको पता है, आप पीछे पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में कि प्लस को यानी सम को आप समेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन लगाते हैं और जर्नल आई वैल्यू देते हैं, समेशन वाई आई हो जाएगा और आई की वेरिएशन आप पहली ऑब्जर्वेशन से आखिरी तक बताएंगे। आई इजिकल टू 1 से लेकर n तक और बाहर आपका 1/n है। हम इसको समेशन को आई की वेरिएशन बता के भी लिखते हैं और ख़ाली सिर्फ इसमें अकेला सिर्फ सिग्मा भी लिख लेते हैं, सिग्मा y/n यानी समेशन y/n। तो म्यू इज़ अ पैरामीटर। पैरामीटर क्या था हम पीछे पढ़ चुके हैं, जब हम पॉपुलेशन से कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं तो उसको पैरामीटर कहते हैं। चूँकि हमने ये अभी पॉपुलेशन से कैलकुलेट किया मीन, तो ये हमारा पैरामीटर है। अब फिक्स्ड वैल्यू, पैरामीटर हमेशा फिक्स होते हैं, चेंज नहीं होते। एंड इज़ यूजली अननोन इन प्रैक्टिस, और ये आमतौर पे अननोन होते हैं यानी इनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अरिथमेटिक मीन। इसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं जिसकी एब्रीवेटेड एड्स AM, एब्रीवेटेड मीन शॉर्ट फॉर्म में जिसको मुखफ़फ़ कहते हैं आप, जिसकी एब्रीवेशन यानी क्या है A.M है। AM विल रिप्रेजेंट अरिथमेटिक मीन। द एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू इज़ सैम्पल मीन एंड इज़ डिनोटेड बाय y बार। तो इसको आपको जब आप सैम्पल से इसको लेंगे तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, y बार से। y बार इज़ अ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक हम पीछे पढ़ चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या है कि जब हम कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी सैम्पल से कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। एंड इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम सैम्पल टू सैम्पल ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन। कि हर सैम्पल चूँकि एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है तो इसकी वैल्यू जो है वो भी वेरी करेगी फ्रॉम सैम्पल टू सैम्पल। हर सैम्पल के लिए इसकी वैल्यू वेरी करेगी। और हर सैम्पल कहाँ से ड्रॉ किया जाता है, कहाँ से उसको लिया जाता है, पॉपुलेशन से। द सैम्पल मीन y बार ऑफ स्मॉल n ऑब्जर्वेशन। हमें पता है कि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि स्मॉल n जो है वो सैम्पल साइज़ को रिप्रेजेंट करता है
और ये जब सैम्पल होते हैं तो वाइज जो हैं स्पेसिफिक वैल्यूज़ हो जाती हैं, तो ये स्मॉल होती हैं, y1 स्मॉल y1 स्मॉल y2 और कॉमा लगाएंगे। अब देखें सो ऑन से पहले भी कॉमा लगेगा और सो ऑन की एंड पे भी कॉमा लगेगा। अप टिल आपका yn है फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड एज y बार इज इक्वल टू, ये जैसे हम पीछे ऊपर कर चुके हैं पॉपुलेशन के लिए, इसी तरह सैम्पल के लिए y1 प्लस y2 प्लस सो ऑन। जब सो ऑन एंड होगा तो यहाँ प्लस का साइन लगाना है, यहाँ मिसिंग है आप लगाएंगे अप टिल आपका सो ऑन के प्लस के बाद आप लिखेंगे yn और इस सारे को ब्रैकेट में लिख के बाहर 1/n करेंगे, यानी n से डिवाइड कर दिया है। अगले स्टेप में हम इन समेशन को समराइज़ करके लिख देंगे। समेशन yi वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर आप n तक लिखेंगे और बाहर आपका 1/n रहेगा, यानी n से डिवाइड कर रहे हैं। अगले स्टेप में हमने इसको लिखा समेशन y/n। द सैम्पल मीन इज़ अ गुड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। जो सैम्पल मीन हमने यानी y बार लिया है, ये पॉपुलेशन मीन यानी म्यू का एक अच्छा एस्टिमेट है। एंड इट इज़ एन अनबायस्ड स्टैटिस्टिक्स। अनबायस्ड स्टैटिस्टिक्स है, अनबायस्डनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका मतलब है कि जितने भी सैम्पल्स लिए जाएंगे, तमाम पॉसिबल सैम्पल्स किसी भी पॉपुलेशन से, उन तमाम सैम्पल्स मीन का जब मीन लिया जाए तो वो पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे, ये मैंने आपको डिफ़ाइन कर दी है। Unbiasedness simply means that if means are calculated for all possible samples drawn from the population, the mean of these samples mean would be equal to the population mean। कि जितने भी possible samples होंगे उनका जब आपने मीन ले लिया, फिर उन तमाम samples का जब आप मीन लेंगे तो वो किसके बराबर होगा, population mean म्यू के बराबर होगा। The arithmetic mean has the सेम यूनिट्स एज द ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन के ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन का जो यूनिट्स होंगे, इकाई होगी, यानी उनके साथ सेंटीमीटर लिखा हुआ है, किलोग्राम लिखा हुआ है, या कुछ भी जो भी यूनिट दिया हुआ है वही आप जो यूनिट्स हैं वो अरिथमेटिक मीन के साथ भी लिखेंगे। इफ़ द ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस आर इन सेंटीमीटर द यूनिट ऑफ द मीन वुड बी इन सेंटीमीटर। के अगर तमाम ऑब्जर्वेशंस आपकी सेंटीमीटर्स में हैं तो अरिथमेटिक मीन की यूनिट जो है वो भी सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट हम इसी में ही देख रहे हैं कि इसको डिफ़ाइन करने के लिए हमने एग्जांपल देखी है। एग्जांपल इज़ 3.1 अरिथमेटिक मीन फॉर द अनग्रुप डाटा। जब आपको ग्रुप नहीं किया गया आपका डाटा, यानी ऐसे रॉ डाटा है, सिंगल सिंगल ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, वो आपका अनग्रुप डाटा कहलाता है। तो उसमें से आपने कैसे मीन करना है, फॉलोइंग आर द डाटा ऑन स्टूडेंट साइड, और ब्रैकेट में दिया हुआ है कि ये सेंटीमीटर्स में है। और वैल्यूज़ हैं आपकी 87, 91, 89, 88, 89, 91, 87, 92, 90 एंड 98। दीज आर 10 ऑब्जर्वेशंस। जब हम इन्हें जमा करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ का सम जो है वो 902 है। ये नीचे दिखाया गया है कि इन वैल्यूज़ को हमने कहा है कि दीज आर वाई आइज़। जो पहली वैल्यू है वो 87 है, यहाँ गलती से 89 लिखा हुआ है, आप इसको 87 करेक्ट कर लें। इन सब का सम किया, टोटल देखें आखिर एंड पे दिखाया हुआ है वो 902 है। अरिथमेटिक मीन जिसको आप वाई बार से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये सैम्पल है, एक छोटा सा ग्रुप है, सैम्पल है, तो वाई बार से। अगर पॉपुलेशन की बात होती तो म्यू से रिप्रेजेंट करते। इज़ इक्वल टू समेशन वाई आई ओवर एन। समेशन वाई आई आपका कितना कैलकुलेट हम कर चुके हैं, 902। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को शो कर रहा है और वो कितना हमारा 10 है, तो ये हम 902 डिवाइडेड बाई 10 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 90.2। 90.2 लिखें, ये 90.20 सेंटीमीटर। साथ हमने ये यूनिट देखें लिखा, जो चूँकि हमारा डाटा सेंटीमीटर में था इसलिए हमने इसे सेंटीमीटर्स में लिखा है। तो ये एक एग्जांपल है जो शो कर रही है कि आप जो हैं किस तरह से अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अपडेटिंग और करेक्टिंग द मीन। कि अगर हमने कोई डाटा लिया है और उसमें कोई हमारी गलती से ऑब्जर्वेशन गलत लिखी गई है, तो हम उसको कैसे अपडेट करेंगे या करेक्ट करेंगे मीन को, यानी बगैर सब सारी चीज़ों को दोबारा से शुरू से काम किए हुए हम सिर्फ उसमें वही रिक्वायर्ड चेंज कर लेंगे। इट मे हैपन दैट एन ऑब्जर्वेशन वाज ओवरलुक्ड।
कि एक ऑब्जर्वेशन को हमने नज़रअंदाज कर दिया था या गलत पढ़ लिया था वाइल कैलकुलेटिंग द मीन इन सच सिचुएशंस द ऑब्जर्वेशंस में बी इनकॉर्पोरेटेड, उस ऑब्जर्वेशन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज दैट इन द अबव एग्जांपल, ये जो हमने पीछे एग्जांपल देख ली है 3.1, इट वाज फाउंड लेटर, बाद में पता चला ऑन द लास्ट later on that the last observation is 94 instead of 98, के जो लास्ट ऑब्जर्वेशंस थी वो 94 थी 98 की बजाय, यानी जो हमने 98 आखिरी लिखी है वो 94 थी। तो अब हमें क्या करना है कि 98 को हटाना है और 94 उसकी जगह पे यूज़ करना है। टू करेक्ट द मीन वी प्रोसीड एज फॉलो, तो मीन को करेक्ट करने के लिए हम आगे क्या स्टेप करेंगे वो ये देखते हैं। सबसे पहले द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज गिवन बाय, हमारे पास मीन का फार्मूला हमने लिखा था कि वाई बार इज इक्वल टू समेशन वाई आई ओवर एन। इसी से अगर हम निकालें समेशन वाई आई तो एन जो है वो वाई बार से मल्टीप्लाई हो जाएगा, समेशन वाई इज इक्वल टू एन वाई बार। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं पीछे से, एन कितना था हमारी 10 ऑब्जर्वेशंस थी, वाई बार जो हमने निकाला था वो हमारा निकला है 90.2, यहाँ 902 लिखा हुआ है, ये थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ये 90.2 बीच में पॉइंट ऐड कर लें तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 902। इसके साथ कुछ और ज़ीरो नहीं आएगा बल्कि ये क्या हो जाएगा 902 हो जाएगा। आखिरी वाले ज़ीरो को आप मिटा दें या आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चेक कर लें कि कहाँ पे मिस्टेक है। द करेक्टेड टोटल कैन बी ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग, अब करेक्टेड टोटल लेना है, उस टोटल में से जो हमने गलत ऑब्जर्वेशन है यानी जो हमने गलती से लिख लिया वो 98 है उसको माइनस कर देंगे और जो सही ऑब्जर्वेशन है वो 94 है वो उसमें ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे फ्रॉम द टोटल, और टोटल हमारा कितना है 902। इससे भी ज़ीरो आप मिसिंग, आप ज़ीरो जो है वो हटा लें, मैंने बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन आप साथ कर लीजिए। So the corrected mean is given by corrected summation y is equal to 902 minus 98 plus 94, यानी 902 902 उसमें से 98 जो कि आपकी सही वैल्यू नहीं थी वो माइनस कर लें और जो सही थी वो कितनी थी 94 थी वो उसमें आप ऐड कर लें, तो ये टोटल आपका बन रहा है 896। इसको आप करेक्ट कर लीजिए, खुद भी कैलकुलेट करें और फिर उसके बाद इसको करेक्ट कर लें, ठीक है। सो करेक्टेड मीन इज़ गिवन बाय वाई बार, हमारा फार्मूला है समेशन वाई आई ओवर एन, ठीक है। यहाँ पे वही टोटल गलत लिखा हुआ है तो आप इसको लिखेंगे 896 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 89.6 सेंटीमीटर साथ आप लिखेंगे, ठीक है। तो जो मैंने ब्लॉक में लिखी हुई हैं वैल्यूज़ ये आपकी करेक्ट नहीं है, साथ मैंने पेन से लिखी हुई हैं, ये आप करेक्ट कर लें, ये कोई मिसप्रिंट हो सकता है बुक में। तो ये आपकी टॉपिक हो गया कि किस तरह से आप किस एक वैल्यू को जो आपने गलत लिख ली थी उसको हटा के और उसकी बजाय जो सही वैल्यू है उसको यूज़ कर सकते हैं, कि अपडेट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं मीन को। अगला हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा, कि ये तो हमारा रॉ डाटा था, अनग्रुप डाटा था। अब अगर हम इसको ग्रुप डाटा के लिए, ग्रुप डाटा हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब वैल्यूज़ के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी लिख दी जाती है तो वो आपकी क्या बन जाता है, ग्रुप डाटा बन जाता है, कि हर ऑब्जर्वेशन कितनी दफ़ा आई है तो आपने साथ वैल्यू लिखी और साथ ही उसके नंबर ऑफ अकरिंग टाइम्स लिख दी है कि कितनी दफ़ा उसने वो वैल्यू आपकी डाटा में अकर कर रही है। व्हेन डाटा इज़ लेंथी इट इज़ usually grouped into different classes and y bar is calculated by the following formula। इसमें अब चूँकि आपकी जो y1 वैल्यू है वो f1 दफ़ा है, y2 वैल्यू जो है वो f2 टाइम्स है, अप टिल जो yk वैल्यू है वो fk टाइम्स है। तो अब आपने क्या करना है कि हर वैल्यू को उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से ज़रब दे देनी है, y1 को f1 से ज़रब दे देनी है, y2 को f2 से ज़रब दे देनी है और yk को fk से ज़रब दे देनी है। तो आपके पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए क्या आ जाएगा f1 y1 प्लस f2 y2 प्लस सो ऑन, प्लस का साइन अगेन आएगा, एफ के वाई के आ जाएगा। ये तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बन गई, डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ ऊपर आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने कर लिया, और नीचे हमने क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रखनी है, और वो कितनी है, F1 प्लस F2, प्लस का साइन आएगा, सो ऑन आएगा, फिर प्लस आएगा, अब टिल F की आ जाएगा। तो इसको जब हम समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन FI और I की वेरिएशन हम लिखेंगे, I इज इक्वल टू 1 से लेकर अप टिल ऊपर, हम नीचे हम स्टार्टिंग लिखते हैं और ऊपर हम एंड लिखते हैं कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है। I वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर K तक आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय समेशन FI, और I वेरीज फ्रॉम 1 से K तक हो जाएगा। और एक अगला स्टेप क्या है, समेशन के 3 हमारे तरीके होते हैं कि आप सब्सक्रिप्ट भी लिखते हैं और सिग्मा पे उसकी सारी वेरिएशन भी बताते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप सिर्फ सब्सक्रिप्ट लिख देते हैं, समेशन FI ओवर समेशन FI। और तीसरा क्या तरीका होता है कि ना तो आप सब्सक्रिप्ट लिखते हैं, ना ही उसकी पूरी वेरिएशन बनाते हैं, यानी समेशन FY ओवर समेशन F लिख सकते हैं। 3 तरीके होते हैं, वेयर K इज़ द नंबर ऑफ क्लासेस, yi is the midpoint of the ith class, and fi is the corresponding frequency. Here it is assumed that each of the observation is equal to the midpoint of the class in which it occurs. midpoint क्या होता है कि जब आपकी लिमिट्स दी होती हैं, लिमिट्स को ऐड करते हैं दोनों को और 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो जो वैल्यू मिलती है वो आपकी मिड पॉइंट होती है। ये हम सेकेंड चैप्टर में कर चुके हैं। दिस कॉजेज द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन अ बिट डिफरेंट फॉर ग्रुप डाटा। इसकी वजह से आपकी क्या होती है कि वैल्यू जो है वो ग्रुप डाटा से थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है। व्हेन द सेम इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम अनग्रुप डाटा, के वैल्यू जो ग्रुप डाटा से कैलकुलेट करेंगे वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, और जो अनग्रुप से करेंगे वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी एक दूसरे से। दिस डिफरेंस इज़ कॉल्ड ग्रुपिंग एरर। ये जो डिफरेंस है ये किस वजह से है, चूँकि हमने वैल्यूज़ को ग्रुप किया है और हर वैल्यू को समझा है कि वो हर वैल्यू जो है वो अपने मिड पॉइंट के बराबर है। ज़ाहिर है कुछ वैल्यूज़ मिड पॉइंट से कम होती हैं और कुछ वैल्यूज़ मिड पॉइंट से ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमने ग्रुप डाटा में उनको एज्यूम किया कि ऑल द वैल्यूज़ आर इक्वल टू द मिड पॉइंट, सो दिस एरर इज कॉल्ड ग्रुपिंग एरर। वी कम टू द नेक्स्ट पेज एंड सी द एग्ज़ाम्पल। हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे और इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसी ही ग्रुप डाटा की। एग्ज़ाम्पल हमारी है 3.2। साथ ही एग्ज़ाम्पल दी जाती है ताकि आप मेथड को अप्लाई कर लें। फाइंड अरिथमेटिक मीन, कंसिडर द ग्रुप स्टूडेंट हाइड डाटा एज इन टेबल 2.1। चैप्टर 2 में हम जो टेबल 2.1 में डाटा ले चुके हैं, जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी वहाँ से हमने डाटा लेना है, और ये डाटा हम पहले उसकी क्लासेस बना चुके हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी बना चुके हैं। ठीक है, ये क्लासेस हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, 86 से 90, 91 से 95, 96 से 100, 101 से 105, 106 से 110, 111 से 115। और इनकी फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग आप देख रहे हैं कि पहली क्लास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, दूसरी की 4 है, फिर 10 है, फिर 6 है, फिर 3 और 1 है। मिड पॉइंट्स जिनको आप YI से रिप्रेजेंट करेंगे, ये किस तरह से होते हैं देखिए, मैंने इसके पहली 2 के साथ कैलकुलेट भी करके दिखाए हुए हैं कि जो क्लासेस हैं वो 86 से 90 है। इन दोनों लिमिट्स को, लोअर क्लास लिमिट है और अपर क्लास लिमिट है पहली क्लास की, इन दोनों को जमा करें और 2 पे डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 88। दूसरी क्लास है उसकी लोअर क्लास लिमिट 91 है और अपर क्लास लिमिट जो है वो 95 है। इन दोनों को जमा करें और 2 पे डिवाइड कर दें तो 93 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये देख रहे हैं कि ये सारी आपके मिड पॉइंट्स आ गए हैं। अब हर मिड पॉइंट को करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से ज़रब दें। पहली फ्रीक्वेंसी 6 है, मिड पॉइंट 88 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपका प्रोडक्ट आ गया 528 आ गया, 528 आ गया। नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 4 है, उसका मिड पॉइंट 93 है, उसको मल्टीप्लाई किया तो 372 आ गया। नेक्स्ट 10 है और उसका मिड पॉइंट 98 है, इनको मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर 980 आ गया, एंड सो ऑन कर लिया आपने। ये प्रोडक्ट करने के बाद इनको आप सम कर लिया, यानी जो FI का कॉलम आपका लास्ट है इसको जमा किया, जो जमा किया इसका टोटल कितना आ गया आपका 2935, 2935, 2935 आ गया आपका। ठीक है, और आपने FI का भी टोटल कर लिया, वो 30 है। आप नीचे देख रहे हैं समेशन किया हुआ है, समेशन FI YI इज इक्वल टू
2935 एंड समेशन एफ आई कितना है 30 है। तो वाई बार आप लेंगे, वाई बार आपका स्मॉल है क्योंकि ख़ास वैल्यू के लिए जब आप लेते हैं, जब आपकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है तब आप ये स्मॉल में लिखते हैं, जब आप जनरली वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप कैपिटल लिखते हैं। तो वाई बार इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन दैट इज इक्वल टू समेशन एफ आई वाई आई ओवर समेशन एफ आई। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, ये 2935 को 30 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आ रहा है 97.8333 एंड सो ऑन, यानी ये चल रहा है। और सेंटीमीटर आप साथ लिखेंगे, देखिएगा यूनिट आपने ज़रूर लिखना है। यूनिट इज़ इम्पॉर्टेंट कि डाटा के साथ अगर यूनिट दिया हुआ है तो यू हैव टू शो द यूनिट आल्सो। यहाँ तक अब आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ चुका होगा। अब हम ये करते हैं कि चूँकि आपको पता है कि आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्ट और कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो कुछ मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस तरह के आप क्वेश्चंस इसमें से बना सकते हैं और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले देखा कि एवरेज क्या है, डिफ़ाइन एवरेज हो जाएगा एक क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं डिफ़ाइन एवरेज। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बनाया व्हाट इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये भी हम देख चुके हैं। नंबर 3 हमने क्वेश्चन बनाया व्हाट इज़ मेजर ऑफ लोकेशन। फिर क्वेश्चन 4 है व्हाट आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड एवरेज, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। मैंने 5 बनाया है राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरेज, डिफाइन अरिथमेटिक मीन, ठीक है। एंड सम कुछ आप क्वेश्चन और भी बना सकते हैं जिसमें कि विच सिंबल इज यूज फॉर टू डिनोट द पॉपुलेशन मीन, जैसे हम देख चुके हैं कि म्यू है। विच सिंबल इज यूज फॉर द सैम्पल मीन, वो आप लिखेंगे। आप राइट डाउन द फार्मूला ऑफ पॉपुलेशन मीन, वो आप लिखेंगे। राइट डाउन द फार्मूला फॉर सैम्पल मीन, ये आप लिख सकते हैं। इसी तरह आपके इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिफरेंट, जैसे अभी हमने एग्जांपल 3.1 की है तो इसी तरह का डाटा दिया हुआ हो और आप उससे मीन कैलकुलेट करना हो तो आप सम करेंगे और उनकी तादाद पे तकसीम कर लेंगे। और इसी तरह कहीं पे वैल्यूज़ हों और साथ फ्रीक्वेंसी हो और फिर आपको उसका मीन कैलकुलेट करना हो तो आप इसी तरह ग्रुप डाटा के साथ उसको मल्टीप्लाई करके उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका मीन ले लेंगे। तो ऐसे डिफरेंट आप सारे काम कर सकते हैं। इसको अच्छे से आपने करना है और कोई भी चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अच्छे से इस लेक्चर को सुन लेंगे तो आप सारा आपका कवर हो जाएगा ये टॉपिक इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे बात होगी इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।